जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। समाप्त हो रहा है। कल खान सर का सेट चलाया जाएगा। इसके बाद ठीक परसों दिन यानी आप कह लीजिए कि 1 मार्च को आपको या 29 मार्च को 1 मार्च को आपको शुरू कर दिया जाएगा वॉल्यूम 2। तो आप बिल्कुल कमर कस के तैयार हो लीजिए। जितने भी सीरीज आएंगे या जो भी नया बुक आएगा मैं आपको अपडेट कराते रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे वीडियोस को देखने के लिए चाहे फिर जितने भी बीएसएससी के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का वीडियो करवाया जा चुका है, जो कि प्ले लिस्ट से आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि ग्राम ध्यान में रखेंगे दोस्तों। विषय में दोस्तों ये 18 विषय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि केंद्रीय, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, गृह सचिव या फिर प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिमंडल सचिव। आप पढ़े होंगे क्या, कभी आपने सुना होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, इसी को हम कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? तो ये यूपीएससी के तहत जो है दोस्तों बनते हैं, ठीक है। अगर हम कैबिनेट मंत्रिमंडल के सचिव जो है, मंत्रिमंडल जो होता है वो सिविल उच्च सिविल अधिकारी होता है, ध्यान में रखेंगे। एक इसमें जिक्र आया है महान्यायवादी, आपके विचार में चल रहा होगा कि हम महान्यायवादी टिक लगाएं तो गलत होगा। इसी महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 76 में की गई है, ठीक है। ये इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, जिसका महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है, ध्यान में रखेंगे। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। थोड़ा सा एक चीज और फैक्ट महान्यायवादी के बारे में जान लें आप दोस्तों, कि महान्यायवादी जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। साथ ही साथ लेकिन वो सदन में बोल सकता है और उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह सदस्य ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है? तो आप ध्यान में रखेंगे साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत, ये तीनों के दिनों दोस्तों ब्रिक्स का समूह सदस्य है। श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए कि ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2009 ईस्वी में ब्रिक नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? ब्रिक नाम से हुआ था, जिसमें कौन कौन से देश ने भाग लिया हुआ था या कौन कौन से देशों का संगठन था दोस्तों? तो एक था भारत, पहला नाम ले लीजिए भारत, रसिया, ठीक है, भारत, रसिया, ब्राजील और चाइना। आप ऐसे समझिए ना, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी फोर चाइना हो गया, ठीक है। एक और जो है 14 अप्रैल नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 14 अप्रैल 2011 को एक और कंट्री जो है इसमें शामिल हुआ, वो कौन था? साउथ अफ्रीका। कौन था दोस्तों? साउथ अफ्रीका। इस तरह से ब्रिक जो है अब ब्रिक्स बन गया था, जिसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो शंघाई यानी चाइना में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? शंघाई यानी चाइना में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका ब्रिक्स का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान में रखेंगे फेडरेशन हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों में खेली जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एससीओ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 2, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे। सबसे बड़ा देश और रसिया है। अच्छा, तो 1 नंबर पर तो रसिया हो गया। 2 नंबर पे कौन आता है? तो 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे यूएसए, सॉरी 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे यूएसए, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। ध्यान में रखेंगे कि एशिया महाद्वीप में अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में चाइना बन जाता है और भारत सबसे छोटा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सेशल्स बन जाता है। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? ये सिर्फ एशिया महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है दोस्तों फ्रंटियर गांधी कहा गया है। एमके गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कह दीजिए। लाला लाजपत राय को जो है दोस्तों इनको पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं थे? तो ध्यान में रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर 3 उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध जो है वो सितार से नहीं बल्कि जी ये सरोद बजाते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ऊपर में आपको अमीर खुसरो दिख रहा होगा, तो ध्यान में रखिएगा अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तोता ए हिंद के भी नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, यानी कहां से कहां तक? सही आंसर हो जाएगा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, जहां सिडनी है ना, को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन यानी पर्थ से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे इसी रेलवे मार्ग पर ही जो है दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध सोना उत्पादक क्षेत्र कुलगार्डी है। क्या नाम है? कुलगार्डी। आपसे कैलकुलेट में पूछ देगा कि कुलगार्डी खान का जो है वो संबंध किस से है? तो सोना से है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान में रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल के बारे में पूछ रहा है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 नीस और सिस्ट जो है दोस्तों ये दोनों के दोनों कायांतरित सेल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1948 में जो है दोस्तों दामोदर नदी पर सबसे पहले बहुउद्देशीय नदियों का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है ये। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय राज्य को जो है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कब हुआ था? 1948 में। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? तो बिहार का इन्हें शोक कह लीजिए या विषाद कहा जाता है। ये जो है कोसी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से एक है। ध्यान में रखिएगा, जो कि इसका मुख्य धारा अरुण है और गोसाईनाथ के साथ, अरुण गोसाईनाथ के साथ ये जो है उत्तर से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, यानी किस प्रकार की? क्षारीय, लवणीय या फिर अम्लीय या फिर संतुलित? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये अम्लीय होती है। ध्यान में रखेंगे, लैटराइट मिट्टियां लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, किंतु इनमें नाइट्रोजन एवं चूना जैविक पदार्थ की कमी होती है। ध्यान में रखिएगा एक चीज और कि लैटराइट मिट्टी की उर्वरता कम तो जरूर होती है, लेकिन उर्वरक के प्रयोग से इनमें चाय, है ना, ध्यान में रखिएगा, चाय, काजू आदि जैसे फसलें जो है उगाई जा सकती है। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है? देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कही जाती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं, सिविल अधिकार नहीं, बल्कि विधिक अधिकार जो है दोस्तों भारतीय नागरिकों और विदेशियों को दोनों प्राप्त है। ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे अनुच्छेद है मैं बताने जा रहा हूं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार के अंदर, और कुछ जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। वो कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, हाँ 19 के बाद 29 और 30, ये इतने में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21 का ए, आप 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 जो है दोस्तों ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? प्रश्न संख्या 17 कहता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे, इसका अध्यक्षता जो है दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, एमजी और राणाडे इनके जो है दोस्तों ये गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो ध्यान में रखेंगे 124 संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो रिटायरमेंट होती है, सेवानिवृत्ति होती है, वो सिर्फ 62 वर्ष के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कब? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 का मौलिक अधिकारों को जो है दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन जो कि शक्तियां जो है वो 352 में इसका जिक्र किया गया है, संसद के अधीन है। लेकिन 358 ध्यान में रखिएगा, 352 के अधीन तो ये नहीं कर सकता, लेकिन अनुच्छेद 358 जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई है, इसके बाद आर्टिकल 19 ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकारों को जो है दोस्तों अधिकारों का निलंबन स्वतः हो जाता है, यानी ये अपने आप से समाप्त हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर 1, 19 का 20 का ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सही आंसर लगाएंगे, राज्य का मुख्य रूप से 4 अनिवार्य तत्व हैं। कौन कौन 4 अनिवार्य तत्व हैं? ध्यान में रखिएगा कौन कौन? तो एक तो जनसंख्या,
नोट कर लीजिए, काम देगा। जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, भूमि या भूभाग से, दूसरा सरकार और तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। ये तीन में तो आपसे इसमें दिया हुआ है। एक बचा क्या, आपका प्रशासन, ये राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लुमिनस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया है? तो 22 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है? आंसर लगाएंगे आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 14 में। अच्छा, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों किसी भी व्यक्ति के से द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या कहा गया है? तो इसमें लोक निवेदन के विषय पर चर्चा के अवसर जो है दिया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है, लोक नियोजन के बारे में। 17 में क्या है? 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में जो है दोस्तों वाक्य एवं अभिव्यक्ति की चर्चा की गई है। जबकि 20 में जो है दोस्तों क्या है, अपराध दोष सीधी के संबंध में इसकी संरक्षण की चर्चा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो नॉर्मल चीज़ सबको जानता वो मैं नहीं बताऊंगा, जो नहीं जानते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24वां प्रश्न कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अभी तो महान्यायवादी की चर्चा किए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति जो है दोस्तों भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न किस आर्टिकल के थ्रू, ये मैंने आपको बताया, इसका जो चर्चा है केवल 76 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है दोस्तों वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जबकि महात्मा शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और निकनेम के साथ अगर जानना चाहते हैं तो जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप नहीं जानते हैं वो चीज़ लिखिए। टी प्रकाशम एक और व्यक्ति का नाम है, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। टी प्रकाशम मैं बोल रहा हूँ। दूसरा गुरुजी किसे कहा जाता है? मैं आपको पिछले भी सेट में बताया था। तो गुरुजी जो है दोस्तों एस गोलवलकर को कहा जाता है। एस गोलवलकर जी को कहे दोस्तों गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, गुरुदेव नहीं मैं कह रहा हूँ। एक है माता बसंत किसे कहा जाता है? तो माता बसंत जो है दोस्तों वो एनी बेसेंट को कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो 26 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था। इसने एक व्यवस्था चलाई थी, नाम था उसका मसाहत। क्या नाम था? मसाहत। एक व्यवस्था चलाई थी, नाम था मसाहत, जिसको आप भूमापन भी कहते हैं। इसका भी इन्होंने व्यवस्था करवाया था। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? तो 27 का आंसर लगाएंगे चित्रित धूसर मृद भांडों से। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो 28 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण प्रथम ने, यानी राष्ट्रकूट वंश ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो 29 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरता और सिंचाई क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, दुनिया भर में सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया था। नोट कर लीजिए, काम देगा, एकदम इंपॉर्टेंट है कि काम देगा। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था 1968 ईस्वी में। अच्छा, हरित क्रांति लाया किसने था दुनिया भर में? तो हरित क्रांति जो है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था। किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था। इंडिया में कौन लाए थे? तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, इन्होंने एम एस स्वामीनाथन
जो है इंडिया में हरित क्रांति लाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर लगाएंगे 30 का ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न है, कहता है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा, आपके दिमाग में जहां छापना है छाप लीजिए, ये एग्जाम में भी छपेगा। ये नाटू नाटू के बारे में पूछ रहा है, जो कि आर मूवी से रिलेटेड है ना। ये पूछ रहा है कि किसने इसके रचनाकार कौन है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एम कीरावानी। अच्छा, इस मूवी का नाम, डायरेक्टर कौन है? तो इस मूवी का डायरेक्टर जो है दोस्तों एस राजमौली थे। कौन थे? एस राजमौली। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचता है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कही जा सकती है? याचिका का मतलब आपसे रीट बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परमादेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परमादेश। टोटल कितने रीट है? तो टोटल 5 तरह के रीट हैं, जिसमें आपका 4 रीट दिया हुआ है, यानी उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और एक और है प्रतिषेधन, जिसको आप प्रोहिबिटेशन कहते हैं। अच्छा, रीट की तो चर्चा किया गया है। तो रीट टोटल कितने हैं? 5 प्रकार के रीट हैं। रीट कौन जारी कर सकता है? तो रीट ध्यान में रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 26 के तहत जो है दोस्तों रीट दोनों के दोनों जारी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है? कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान में रखेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति जो है वो देश भर में न्यायाधीशों की संख्या जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरह से जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 नंबर प्रश्न कहता है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो 34 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? ये आपसे पूछ रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन का जांच पड़ताल करना जो है दोस्तों इसका मेन प्रायोजन था। ध्यान में रखेंगे, साइमन कमीशन भारत आया कब था? तो साइमन कमीशन का जो है गठन जो सबसे पहले देख लीजिए, तो 8 नवंबर, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये इसलिए इसे जो है इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसमें जो है इसके जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। इस कमीशन को श्वेत कमीशन के यानी व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना गया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? कहता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 36 का ऑप्शन नंबर 4 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, राकेश शर्मा जो है दोस्तों 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय बने। इनका अंतरिक्ष जिससे इन्होंने किससे अंतरिक्ष यात्रा किया था? तो सोयूज T11 से। किससे? सोयूज T11 से। ध्यान में रखेंगे कि राकेश शर्मा को जो है दोस्तों हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का भी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या? हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर, ये कहां से गए हुए थे? ये बैंकानूर से अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु
किरीट पारिख समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गैस मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। 39 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों ये झारखंड से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कहता है कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा कहां मिलती है, ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। अच्छा, रुद्रप्रयाग में कौन कौन मिलता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। देवप्रयाग में कौन मिलते हैं दोस्तों। तो देवप्रयाग में जो है दोस्तों वो अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। तो 41 का करेक्ट आंसर लगाएंगे 1939 ईस्वी में। कब है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, यानी ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा था उसके बाद उन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ध्यान में रखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इन विदेशी से सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों 1941 में जर्मनी गए हुए थे। जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का भी गठन किया था। कौन सा, द फ्री इंडिया सेंटर का भी इन्होंने गठन किया था, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 42 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि निकासी सिद्धांत, जिसको आप ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, का शिल्पी एवर और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर लगाएंगे दादा भाई नौरोजी इसके लेखक थे। ध्यान में रखेंगे इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। 44वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू किया गया। आंसर लगाएंगे नमक सत्याग्रह के साथ जो है दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किसके साथ, तो नमक सत्याग्रह के साथ। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च, कब है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने, 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने लेकर के गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट के लिए यात्रा प्रारंभ किया और 24 दिन के पैदल यात्रा के पश्चात दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बना करके अंग्रेजों के जो है अंग्रेजी नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। ध्यान में रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था दोस्तों वो 2 चरणों में था। नंबर 1, एक तो चला 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 5 मार्च 1930 तक, 5 मार्च 1930 तक, और दूसरा जो आंदोलन था वो 3 जनवरी 1932 से लेकर के ये अप्रैल 1934 तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे। तो 45 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया। तो 46 का करेक्ट आंसर लगाएंगे उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुगेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। तो क्षेत्र के आधार पर जो सबसे बड़ा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लगाइए, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है। तो ध्यान में रखेंगे 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है दोस्तों हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया में जो है वो सैन्य अभ्यास का अड्डा है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी जो है दोस्तों वो कहाँ थी, गिरिब्रिज यानी राजगृह थी। ध्यान में रखेंगे इसे वसुमती, क्या एक नोट कर लीजिए, वसुमती या फिर
कुशाग्रपुर के भी नाम से इसे जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे कि गया में 1922 का 38वां कौन सा 38वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, उसे हम अभिवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो 52 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, हीलियम में अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि ब्लड में जो है दोस्तों को टोटल प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है, जबकि शेष 45% जो होता है वो रुधिर कणिकाएं पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है जीवाणु जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं कौन सी बीमारी पैदा करने के लिए वाले जीव हैं? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये यक्षमा, तपेदिक या आप टीबी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालाजार जो है कालाजार ज्वर का संचारण किससे होता है? तो 55 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ये सिकता मक्खी के काटने से होता है। ध्यान में रखेंगे कि कालाजार से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो पीड़ित का जो है प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो पलिहा या तिली, ये भी कह लीजिए, या इसके अलावे अस्थिमज्जा भी जो है दोस्तों प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? कहता है कि भारी मोटर वाहनों में क्या है, हाँ, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु की गति से यात्रा करनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पलायन वेग कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इस जो सूर्य पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि चंद्रमा का पलायन वेग का मान जो होता है दोस्तों तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसमें किलोमीटर पर सेकेंड और इसमें मीटर पर सेकेंड मैंने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पलायन वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये सब क्वेश्चन आपने रट्टा मार के रखा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 1, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 60 नंबर, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति से करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको हम सोनिक बूम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखी गई कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण से वायु का प्रदूषण नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब तो कॉमन सेंस का चीज है, आप पढ़े होंगे, ये सब बताने की कुछ खास चीज जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त का प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसे लगाइए समलक्षणी यानी फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता किया जाता है तो क्या? तो ये विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि कैलोरी को ऊर्जा में मापते हैं, ताप जो है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट, केल्विन में मापते हैं और प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं कौन सी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्घ्य भी होता है, लेकिन ध्वनि तरंगे केवल अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्यान में रखेंगे, केवल अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसे ध्रुवित किया जा सकता है। अच्छा, ध्रुवित का मतलब क्या होता है? ध्रुवण होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, ध्रुवण वह गुण है जिसके कारण अनुप्रस्थ तरंगों को दो
भागों में बट जाती है जब किसी माध्यम से इसे गुजारा जाता है। यानी दो भागे में कौन कौन बट जाता है, तो एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, कहते हैं कि लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो लार ग्रंथियों के द्वारा जो है दोस्तों 65 का ऑप्शन नंबर 2 टायलिन एंजाइम उत्पन्न होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता यानी डिफिशियंसी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम की आयन की कमी हो जाती है। तो जब भी कैल्शियम वर्ड आए, कैल्शियम फेरोल आए, कैल्शियम के वजह से उत्पन्न रोग आए, तो उसका विटामिन सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। ध्यान में रखेंगे, अगर विटामिन का चर्चा आया तो आप ये मुझे बताएंगे कि इसकी खोज तो मैं बता देता हूँ कि 1912 में की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि विटामिन की खोज किसने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 66 नंबर के बाद 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 67 प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। तो आप स्पष्ट बात जानते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता किसके पास होती है, तो WBC के पास, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि WBC का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% आप कह लीजिए न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बना होता है। ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं जो होते हैं वो रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण का कार्य करती है। यही वजह है कि स्वस्थ कोशिकाओं को जो है ये रोगों से संरक्षण में मदद करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। 68वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। आंसर लगाएंगे मीथेन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। सही आंसर लगाएंगे 69 का ऑप्शन नंबर 1 खाने वाला सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी NaHCO3। अगला प्रश्न देखिएगा, 70 नंबर क्या कहता है, कहते हैं निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिष्ठा सबसे अधिक होगी। तो ध्यान में रखेंगे पुरुष यानी वयस्क में जो है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे अधिक होगी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील है वो बी एंड सी। तो ऑप्शन तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ए डी ई के जो है दोस्तों ये वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है 72 नंबर क्या कहता है, कहता है कि एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों यानी किडनीज में से होकर के कितना लीटर रक्त गुजरता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये कह रहा है कि किडनी से लगभग एक दिन में कितना लीटर ब्लड होकर के गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 170 लीटर जो है लगभग ब्लड होकर के किडनी से गुजरता है एक दिन में। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स किरण, गामा किरण और परावैगनी किरण, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि F1, F2, F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो 74 का मैं जो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होगा वो किसका होगा, जल का होगा, फिर कांच का होगा और फिर हीरा का होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का नहीं बल्कि आज के इस बुक का जो है लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 75 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्टीम आयरन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। हम वॉल्यूम 2 लेकर करके परसों दिन आएंगे। कल तो खान सर का सेट चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।